जीवन अमारो। चलिए तो फिर नेक्स्ट, इसके बाद आर्थ्रोपोडा के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, हालांकि जर्म लेयर भी है ना, जर्म लेयर 3 जर्म लेयर से, वो अपने को पता ही है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सभी के अंदर क्या आएगी, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके में क्या अपने पढ़ा ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद अपने पढ़ा एनिलिडा में ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है अलग से। नो द नेक्स्ट बॉडी वॉल, इंपॉर्टेंट है बॉडी वॉल। एस्केलेटन की भी पढ़ी, एनिलिडा की भी पढ़ी, इसमें भी याद रखिए। देखिए वहां पर और यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इनके बॉडी वॉल जो होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कार्टिलेज क्यूटिकल, क्यूटिकल उनमें मोस्ट क्यूटिकल थी एनिलिडा में, उससे पहले एस्केलेटन्स में भी क्यूटिकल थी, लेकिन नॉन लिविंग क्यूटिकल थी, स्क्लेरोप्रोटीन की बनी हुई। यहाँ पर भी क्यूटिकल है, लेकिन वो कार्टिलेज की बनी हुई है। ओके, तीनों में क्यूटिकल क्यूटिकल क्यूटिकल, लेकिन डिफरेंसेस है, मटेरियल अलग अलग है। एंड एपिडर्मिस इनमें भी है, उनमें भी थी, उनमें भी सिंगल लेयर थी, इनमें भी सिंगल लेयर है, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनके अंदर जो ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल restrict the growth and periodically change during the growth. Means अगर हम इनकी ग्रोथ के बारे में, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो ये क्यूटिकल हार्ड होती है, तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं अगर वो बड़े हो रहे हैं तो ऊपर से हार्ड कवरिंग है तो वो ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे, तो ये रोक के रखती है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, ग्रोथ को रोकती है। तो अब अगर ये कंटिन्यू बनी रहेगी तो वो इतना सा रह जाएगा। तो क्या होता है इसके अंदर, इसके लाइफ साइकिल में 4 बार ये मोल्डिंग करते हैं ग्रोथ के समय में, लगभग पीरियडिकली 4 बार नहीं, 4 बार तो इसमें था, इसमें लगभग बार अपनी मोल्डिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी एपिडर्मिस को पीरियडिकली चेंज करते रहते हैं, यानी निकालते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ब्रदर? ग्रोथ होने के लिए इनकी क्यूटिकल का पीरियडिकली चेंज होना जरूरी है, पीरियडिकली हटना फिर वापस आना, इसको पीरियडिकली चेंज होना जरूरी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। ये वर्ड याद रखिए, मोल्टिंग और एक्डाइसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा ये पीरियडिकली अपनी क्यूटिकल को चेंज करते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। क्लियर? याद रखिएगा पॉइंट। अब आता है तीसरा लेयर। देखो, नंबर 1 क्यूटिकल, नंबर 2 एपिडर्मिस, नंबर 3 मसल लेयर। उनमें भी ऐसे था, इनमें भी ऐसे ही। अब वहां पर जो मसल लेयर थी, ध्यान से सुना, हमने क्या कहा था? एस्केलेटन्स में ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल, एनिलिडा में लॉन्गिट्यूडिनल प्लस सर्कुलर मसल। हाँ, इनके अंदर अब जो मसल्स है वो ऐच्छिक मसल्स आ गई। वो दोनों लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स कौन सी थी? अनैच्छिक मसल्स थी। हाँ, इनके अंदर जो है ये जो मसल्स है वो स्ट्रेटेड मसल्स आ गई, जिन्हें आप बोलते हो स्ट्रेटेड, मतलब रेखित स्नायु। या ऐच्छिक स्नायु। याद रखिएगा, ये मसल लेयर में जो मसल्स पाई जाती हैं वो ऐच्छिक मसल्स होती हैं, और ये मसल्स जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस के नीचे, सॉरी एपिडर्मिस के नीचे कंटिन्यूअसली नहीं है, कंटिन्यूअसली नहीं है। ये बंडल्स के रूप में केवल कहां पर है? बंडल्स के रूप में जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं उनमें अलग अलग बंडल्स के रूप में बिखरी हुई हैं, अलग अलग जगहों पर, कंटिन्यूअसली नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा।
नॉट कंटिन्यूअस इंटरनल टू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये लगातार कंटिन्यूअस लेयरिंग नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। हमने पढ़ा है इनमें संधियुक्त उपांग होते हैं, तो उपांगों के आधार पर होगा और बॉडी खुद 3 भाग में डिवाइड है, हेड अलग, हाँ थोरैक्स अलग, एब्डोमेन अलग, तो फिर उनमें भी उसी के आधार पर मसल्स होंगी। हाँ अपेंडेजेस हैं, 6 पेयर्स ऑफ लेग कॉकरोच में पाई जाती है, तो उनकी मसल्स उनको हिलचल करने के लिए अलग तरीके से होंगी ना, तो कंटिन्यूअसली नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअसली होती है, ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में देखिए, बॉडी कैविटी जो होती है कि ट्यूसिलोम है, नो डाउट। ट्यूसिलोम क्यों बोला, क्योंकि वो मेसोडर्म से कवर्ड है, ठीक है, मध्य गर्भस्थ से कवर्ड है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इनकी बॉडी कैविटी जो है, उस बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड भरा होता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, तो जो ब्लड भरा होगा उस ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। तो जिसके अंदर हीमोलिम्फ भरा हो इसी कैविटी को क्या बोलेंगे, हीमोसील। ऐसी जो सिलोम होगी उसे बोलेंगे हीमोसील, ये वर्ड याद रखिएगा। इनकी सिलोम को हीमोसील के नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें क्या भरा होता है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इज द ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ओके। और देखिए अब ये जो ट्यूसिलोम है, अब ये हम कह रहे हैं बार-बार कि इनकी सिलोम के अंदर ब्लड भरा हुआ है, लेकिन क्या इनके पैरों में ये कंटिन्यू है, नहीं। क्या ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कंप्लीट है, नहीं। ट्यूसिलोम इज रिड्यूस्ड टू द कैविटीज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाकर ये रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड का मतलब हो जाता है कि ये अब उतनी ज़्यादा नहीं रही, या फिर धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। तो याद रखिए ट्यूसिलोम इज रिड्यूस्ड टू द कैविटीज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनकी ट्यूसिलोम होती है लेकिन रिड्यूस हो जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ओके। चलिए, तो ये बॉडी कैविटी के बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है, ट्यूसिलोम है, ट्यूसिलोम में भी कौन सी वाली है, साइटोसिलोम है, ठीक है। नंबर 2, इनके अंदर ब्लड भरा होता है, ठीक है, इसीलिए इस कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील, क्योंकि इनके ब्लड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ, ओके। इनकी ट्यूसिलोम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाते जाते क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है इन द कैविटीज ऑफ इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। जैसे आपने कॉकरोच में पढ़ा है, तो कॉकरोच के अंदर जो होता है वही सब कुछ आर्थ्रोपोड्स में होगा, क्योंकि आर्थ्रोपोड के अंदर ही कॉकरोच आता है। तो कॉकरोच अगर लन है तो ये भी लन होगा, दोनों एक ही बात है। इसको लन करो तो कॉकरोच लन हो जाएगा, ठीक। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वैसे इनका भी होगा। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी है, एनस भी है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, सिलोम भी है, अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी है, दोनों कंप्लीट है, तो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी सिस्टम हो गया। तो याद रखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, माउथ से ऊपर होगा, ठीक है, और एनस तक कंप्लीट होगा। और सबसे अच्छी बात कि इनके अंदर स्ट्रेटेड मसल्स आ गई, किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अब मसल्स आने लगी हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि बहुत सारों में एलिमेंट्री कैनाल, इससे पहले वालों में एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी, नॉन मस्कुलर। इसीलिए तो एस्केल्मेंट्स को हमने क्या कहा था, स्यूडोसिलोमिक, क्योंकि उनकी एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स नहीं होती है, इंटेस्टाइन में मसल्स नहीं होती है, ओके। यहाँ पर मसल्स आ गई, लेकिन कौन सी मसल्स है, स्ट्रेटेड मसल्स, रेखित स्नायु, जिन पर इनका कंट्रोल होता है, किस चीज को अंदर खाना है, किस चीज को बाहर निकालना है, ठीक है। तो कंट्रोल होगा तभी कर पाएंगे ना। तो ये ऐच्छिक स्नायु होंगे तभी ये कर पाएंगे। तो ये ऐच्छिक स्नायु कहाँ पाए जाते हैं, इनकी इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा।
कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? पूर्ण, कंप्लीट। और एलिमेंट्री कैनाल, अब ये आप बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट तो है लेकिन इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। आगे वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं स्टोमोडियम, मिडिल पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं मेसेंट्रोम, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोक्टोडियम। स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम और बीच में मेसेंट्रोम। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो मेसेंट्रोम है वो एंडोडर्मल एपिथेलियम से लाइनेड है, यानी सच्ची अगर बात करें तो इंटेस्टाइन, जो रियल इंटेस्टाइन है वो तो मेसेंट्रोम ही है। ये जो है स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम, अग्र और पश्च भाग, ये अग्र और पश्च भाग जो है एंटीरियर और मिडिल पोस्टीरियर पार्ट, ये इनकी जो लाइन बना रही है अंदर की तरफ इंटरनल लाइनिंग, वो बना रही है एक्टोडर्मल एपिथेलियम। एक्टोडर्म का मतलब बाह्य गर्भ स्तर की जो अधीक्षक पेशी है वो इनकी लाइनिंग बना रही है और उसके ऊपर क्यूटिकल भी है। तो समझने वाली बात समझो ध्यान से। जब हम बात कर रहे हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल जनरली एंडोडर्म से बनती है, हमारे में भी एंडोडर्म ही है, लेकिन इनका अग्र और पश्च भाग जो है वो एक्टोडर्मल एपिथेलियम से बना है, कवर्ड है। तो ये एक्टोडर्मल एपिथेलियम वाला जो पॉइंट है, इससे ये पता लगता है कि अगर ये कोई पैरासाइटिक फॉर्म है, अगर ये किसी जीव के अंदर जाकर खाना खा रहे हैं तो क्यूटिकल से उसकी रक्षा हो, इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डाइजेस्ट पूरी हो जाएगी। अगर वो HCl खा ली, जैसे हमारे अंदर अगर कोई पैरासाइट आ गया और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया तो वो खुद अपने डाइजेस्टिव एंजाइम में उसको क्या कर देंगे, उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देंगे, तो वैसे मर जाएगा। लेकिन इनको मरना नहीं है, तो बचने के लिए इनमें क्या आ गई, क्यूटिकल लाइन। जब ये जाएंगे तो हमारे जो होस्ट है, जो यजमान है, उसका डाइजेस्टिव जूस से इनकी रक्षा करेगा ये क्यूटिकल का आवरण और ये एक्टोडर्मल एपिथेलियम, याद रखिएगा। और बीच वाला जो पॉइंट है, जब ये रक्षा हो गई, सारा वहीं पे कवर हो गया, अब ये डाइजेशन जो है वो एक्टोडर्मल एपिथेलियम के थ्रू डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और जनरली इनमें ग्लैंड्स भी पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो उनसे क्या निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस। तो इनके अंदर बाह्य कोशिकीय यानी एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन देखने को मिलता है। इनसे पहले वाला में भी एक्स्ट्रा सेलुलर था, यानी कि एनेलिडा में भी एक्स्ट्रा सेलुलर था, लेकिन उससे पहले कौन सा था, प्लेडियमेंट्स में, और उससे पहले ग्रेटेरियंस में। ध्यान से समझो, सबसे पहले इंटरनल, फिर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आया, अब कंप्लीटली एक्सटर्नल हो गया। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। डाइजेशन इज कंप्लीटली एक्स्ट्रासेलुलर, मेसेंट्रोम इज लाइक बाय एंडोडर्मल एपिथेलियम। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो ये बताइए, कॉकरोच को आपने देखा है, कॉकरोच के अंदर जो माउथ है, माउथ किस टाइप का होता है? क्या वो किसी चीज को चबा सकते हैं? क्या वो किसी चीज को काट सकते हैं? क्या वो अपनी तरह गोलस बना सकते हैं? ये सब पॉइंट्स माउथ ऑर्गन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि इनमें किस तरह का माउथ ऑर्गन होता है। वो इसकी जस्ट बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसको समझिए अच्छे से और बार बार रिपीट करिए। ओके, चलिए जी। तो अपन लोग जो है जब आर्थ्रोपोडा के अंदर अपने बाकी के सिस्टम डिस्कस किए, अब हम जनरल जो सिस्टम है इनके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात कर लिया कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स अपने पढ़े। आगे वाले भाग को क्या बोला था, प्रोटोस्टोडियम है ना, बीच वाले भाग को क्या बोला था, मेसेंट्रोम, और पश्च वाले भाग को क्या बोला था, प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो उनमें से इसमें कौन सी लाइनिंग यूज होती है वो भी आपको पता है। सेलुलर डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। पाचन के अंदर अभी तक नहीं पड़ा। अब पाचन के ही अंदर, पाचन तंत्र में ही इनके अंदर आता है माउथ है ना। तो देखिए जरा यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, बहुत सिंपल है। जनरली पाचन तंत्र की जब बात करते हैं तो जो इनका माउथ है और एनएसबी है, दोनों है। तो माउथ जो है इज प्रोवाइडेड विथ मूवेबल अपेंडेजेस कॉल्ड द माउथ पार्ट्स। ये पूछा जाता है कि माउथ पार्ट्स क्या होते हैं। इनके अंदर जो माउथ पार्ट्स है, माउथ के
साथ में जो मूवेबल अपेंडिजेस लगे हुए हैं, जो हलन चलन करने वाले जो अपेंडिजेस उपांग जो इसमें लगे हुए हैं, उन्हें माउथ पार्ट्स कहते हैं। और माउथ पार्ट्स में कौन कौन से आते हैं वो इस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ध्यान से समझिएगा। इनके अंदर जब यहाँ पर देख रहे हैं तो माउथ पार्ट्स ये नीचे होगा, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये जीव है तो इसका जो माउथ होगा वो 90 डिग्री पे होगा, नीचे की साइड में किए हुए होगा, ये पूरा ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। अब यहाँ पर ये माउथ ऑर्गन्स के नेम है, अलग अलग मैंने इनको इनमें से निकाल कर यहाँ पर बताया है, ठीक है। ये अपर वाला लेबर, ये है नीचे वाला लेबियम, तो ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ, अपर लिप लोअर लिप। अपर लिप को बोला जाता है लेब्रम, लोअर लिप को बोला जाता है लेबियम। ये दोनों लिप का काम करेंगे, इन भोजन को पकड़ने का काम करेंगे, ओके। उसके बाद ये है मैक्सिला, मैक्सिला, तो ये दोनों मैक्सिला ऊपर की साइड, और ये है मैंडिबल, मैंडिबल। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिला और मैंडिबल का काम क्या है। याद रखिए, मैक्सिला और मैंडिबल एक तरह से इनके दांतों का काम करते हैं। तो ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल ये फ्रूट को ग्राइंड करने का काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाइटिंग, कट करने का काम मैक्सिला, ठीक है, कट करना और ग्राइंड करना, इनका काम ये करते हैं। तो दांतों के रूप में ही ये ऊपरी जबड़ा, ये निचली जबड़ा, ठीक है। तो मैंडिबल एंड मैक्सिला ये डबल होते हैं, पेयर में होते हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मैंडिबल्स यहाँ से अलग करके यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये दोनों ऊपर वाले मैंडिबल्स, नीचे वाले दोनों मैक्सिला, तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। लेब्रम, लेबियम, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी लिप, निचला लिप, ये भी नाम याद रखने हैं। लेकिन ये नाम याद रखने हैं जो बायोलॉजिकल में है, लेब्रम और लेबियम, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन से ये काम क्या करते हैं, ये सभी माउथ पार्ट्स जो माउथ के साथ अटैच है, इनमें से एक और माउथ पार्ट है हाइपोफेरिंक्स, ये लिखा हुआ है बेटा हाइपोफेरिंक्स, ये जीवा का काम करता है, जीव का काम करता है हाइपोफेरिंक्स, यहाँ पर लिख लेना अधोजीवा, ये अधोजीवा का काम करता है हाइपोफेरिंक्स। मैंडिबल, मैक्सिला, ये हो गए ऊपरी और निचला जबड़ा, ठीक है। ऊपर हो गए लेब्रम, लेबियम, ऊपरी लिप, निचला लिप, ओष्ठ, ठीक है। इस तरीके से ये जो माउथ पार्ट्स है ये अलग अलग कामों के लिए अडेप्टेड है। अब कैसे अडेप्टेड है, ध्यान से देखिए। पहला लिखा हुआ है दीज आर वेरियसली अडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड चेविंग। जैसे आप पढ़ते हो कॉकरोच जो होता है वो क्या करता है, बाइट करके छोटे छोटे पार्ट्स बना देता है। जो पुराने टाइम में जो कपड़े वगैरह पड़े होते हैं तो उनको कॉकरोच क्या करते हैं, छोटे छोटे छेद कर देते हैं ना, उनको कैसे करते हैं, वो बाइट करते हैं उनके ऊपर। तो बाइटिंग और चेविंग के लिए अगर ये अडेप्टेड है तो वो किसमें, कॉकरोच में। जबकि मच्छर, मॉस्किटो, मॉस्किटो भी किसमें आता है, आर्थ्रोपॉड्स में आता है, उसमें भी ऐसे उपांग होंगे, माउथ पार्ट्स होंगे, लेकिन वो किसके लिए अडेप्टेड है, वो किसके लिए अनुकूलित हो चुके हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग। क्योंकि वो पहले आएगा आपके स्किन में, क्या करेगा, पहले पियर्स करेगा अपनी टंग को, पियर्स करेगा, पियर्स मतलब छेद करेगा, फिर उसके बाद वो उसको शक करेगा ब्लड को। तो पियर्सिंग और सकिंग के लिए अडेप्टेड है किसके अंदर, मॉस्किटो में, ओके। उसके अलावा स्पॉन्जिंग एंड लेपिंग, जो हनी बी होती है, बटरफ्लाई होती है, ये किस तरह से फूलों पर जाकर उनका रस जो है वो कैसे स्पॉन्जिंग कर लेती है, तो उनके लिए ये अडेप्टेड होते हैं माउथ पार्ट्स। हनी बी में स्पॉन्जिंग का काम करेंगे, बटरफ्लाई में लेपिंग का काम करेंगे। और ये स्पॉन्जिंग और लेपिंग एक तरह से क्या है, जो फूल के ऊपर जाकर जब ये उनके रस को, उनके मकरंद को जब ये चूसती है तो वहाँ पर इनको पियर्सिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्पॉन्जिंग करती है ये वहाँ पर। और आपने देखा भी होगा हनी बी जो होती है वो इस तरीके से मच्छर की तरह ज़्यादा देर तक नहीं बैठी रहती है, वो आती है डायरेक्टली स्पॉन्जिंग करती है, वो चली जाती है। तो बिल्कुल वही तरीका है इनका, तो ये उनके लिए वहाँ पर अडेप्टेड है। तो ये एग्जाम्पल भी आपका याद रखिए, बाइटिंग एंड चेविंग कॉकरोच में, पियर्सिंग एंड सकिंग मॉस्किटो में, स्पॉन्जिंग हनी बी में, लेपिंग बटरफ्लाई में, ओके। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बचा हुआ जो पार्ट था
वो हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले अपन ने पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में 3 पार्ट होते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के साथ माउथ पार्ट्स वाला पोर्शन भी इसमें इंपॉर्टेंट था, तो हमने ये भी डिस्कस किया। नाम याद रखिएगा, नंबर 1 लेब्रम, नंबर 2 लेबियम, नंबर 3 मैंडिबल, नंबर 4 मैक्सिला, नंबर 5 हाइपोफैरिंक्स। मैंडिबल को मैंडिबल ही बोलते हैं, मैक्सिला को मैक्सिला ही बोलते हैं, क्योंकि ये बोन्स के नाम भी है, हमारे अंदर भी होते हैं। लेबियम और लेबियम को नाम दिया गया ऊपरी लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे भी कॉकरोच पढ़ोगे तो आप ये पूरा डिटेल उसके अंदर आपके सिलेबस में है, तो कॉकरोच के अंदर ये सारे पार्ट्स एक बार और डिटेल में आएंगे। अभी आप इनके नाम और इनके एडिटेशंस यही में याद रखिए। ओके, चलिए उसके बाद आता है डाइजेशन इज कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर। ये हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर जो डाइजेशन होगा वो सेल में नहीं होगा, सेल के बाहर होगा, यानी बाह्य कोशिकीय पाचन होता है कंप्लीटली। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम में। देखिए उसके बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके का है वो भी अपन डिस्कस करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मेरे ऑर्गन्स के नेम लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। गैस एक्सचेंज अभी तक सभी फाइलम्स में क्या आ रहा था, सिंपल जनरल बॉडी सरफेस। अब इनमें देखिए, इनमें जो गैस एक्सचेंज का काम है वो डिफरेंट प्रकार के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स करती हैं। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, इसके अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं और कुछ रेगिस्तान में रहते हैं। तो अलग अलग हैबिटेट होने की वजह से इनके अंदर गैस एक्सचेंज की जो ऑर्गन्स हैं, गैस एक्सचेंज करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको एक और, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले